भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही रोचक टॉपिक है और रोचक इसलिए कि बहुत समय से बुद्धिजीवियों और विज्ञान संचारक लोगों के बीच में ये चर्चा थी और चर्चा है और रहेगी कि अगर मंगल पृथ्वी जैसा था तो फिर पृथ्वी कैसी थी। आज का भाग 1 है, ये पार्ट 1 है और मंगल कभी पृथ्वी की तरह ही जैसा था। मंगल पर वो सब कुछ था जो पृथ्वी पर आज हम देख रहे हैं, या अतीत में जो पृथ्वी पर था वही मंगल पर भी था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो साथियों, नमस्कार करता हूँ एक बार दोबारा फिर आपको। और आज की चर्चा में आप सभी के सामने मैं जो प्रस्तुत करने वाला हूँ वह इतना रोचक है कि अनेक लोग, जिज्ञासु लोग इसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। नासा के वैज्ञानिक भी मंगल को बड़ी उम्मीदों के साथ में देख रहे हैं। एक नई दुनिया, एक नया वातावरण, एक नया परिवेश, अंतरिक्ष की वो दुनिया, अंतरिक्ष का एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा है। पृथ्वी का यानी कि भूमि पुत्र माना जाता है मंगल को, ऐसा हमारा माइथोलॉजिकल मान्यताएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि मंगल के बारे में ऐसी ऐसी धारणाएं हैं वैज्ञानिक जगत में भी, और ज्योतिष खगोल अनेक दृष्टिकोण से मंगल को बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में मंगल हमारी बहुत बड़ी एक दुनिया हो सकती है, बहुत बड़ी हमारे लिए सहायता करने वाला एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। परसेवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी ना जाने कितने अभियान नासा के और दूसरे देशों के अभियान मंगल पर जा चुके हैं और भारत का मंगल यान, भारत का भी मिशन है। साथियों, मंगल एक ऐसा ग्रह है, मार्स इज सच ए प्लैनेट दैट how we can explain about its nature। ऐसी दुनिया जिसके बारे में कई कथाएं हैं और कई मान्यताएं और धारणाएं हैं, धार्मिक रूप से भी हम और माइथोलॉजिकल तरीके से और भी कई तरीके से हम सोचते हैं। मंगल को युद्ध का देवता समझा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में। और इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो मैं आपके सामने ये चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन खगोलीय दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है और इसके बारे में सोच करके बहुत सी ऐसी बातें सामने हमारे दिमाग में आने लगती है। जब क्यूरियोसिटी ने बहुत से वीडियो चित्र मंगल ग्रह की सतह के भेजे, वहां की चट्टानों के चित्र, वहां के पहाड़ों की, वहां के रेतीले ढोरों की, वहां के रेतीले पहाड़ों की, पानी की खोज चल रही है और मंगल के ग्रहों पर पानी का मिलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, इससे पहले हम एक बात और समझ लें कि मंगल आकार में पृथ्वी से काफी छोटा है, इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है, इसका द्रव्यमान भी कम है, और मंगल पृथ्वी से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत दृष्टिकोण से कंपेरेटिव एक छोटा तो है ही है,
द्रव्यमान भी कम है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। और मंगल के जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो जहां तक वहां पे वायुमंडल की बात है, पानी की बात है, तो बहुत सी बातें ऐसी है जो विचार करने लायक है। तो मंगल ग्रह जो है वो कभी पृथ्वी जैसा नीला ग्रह था, ऐसे सोच विकसित हो रही है, लोग सोच रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में ऐसे लेख आ रहे हैं, मैगजीन्स में, और ऐसे कई विज्ञान की मैगजीन्स है जिसमें ऐसे लेख आ रहे हैं कि मंगल भी एक समय हमारे पृथ्वी जैसा नीला ग्रह था। वहां हरियाली थी, वहां पे पेड़ पौधे थे, वहां पे जंगल थे, पहाड़ थे, ग्लेशियर थे, नदियां थी, तालाब थे और महासागर थे। और मंगल पर अनेक प्रकार की जैव विविधता थी। मंगल पर बहुत से ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे और अनेक तरह के तो हमारे दौड़ने ब्रह्मांड के थ्योरी के अनुसार अगर हम सोचें कि मंगल ऐसा पृथ्वी के तरह का एक अद्भुत नीला ग्रह था, तो क्या क्या बातें सामने आती है जो अब तक विचार नहीं की गई है। मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिन पे अभी तक विचार नहीं किया गया है। और शायद वैज्ञानिक समुदाय में, खगोल शास्त्रियों के बीच में मंगल के बारे में जो बातें हैं वो अभी तक पूरी आई नहीं है। और हम जहां तक मंगल की सतह को के चित्रों को देखते हैं, उनके वीडियो को देखते हैं, तो साफ स्पष्ट लगता है कि वहां पे नदियां, कभी कभी नदियां, कभी झीलें ऐसी रही होगी, कभी वहां पे तालाब थे, कभी वहां पे समुद्र थे। क्योंकि जो मंगल की सरफेस के जो निशान मिले हैं, जो रेत रेत पर निशान मिले हैं, जो पहाड़ों पर निशान मिल रहे हैं, जो चट्टानों की आकृति है, जो जिस प्रकार से अनेक प्रकार की चट्टानें जो पृथ्वी पर देखते हैं, पृथ्वी पर मिनरल रॉक्स को हम देखते हैं, रॉक्स के शेप को देख करके हम समझ जाते हैं कि यहाँ जल के कारण ऐसा हुआ, पानी के कारण ऐसा कटाव हुआ। मंगल के वायुमंडल के बारे में भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, और मंगल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अगर अपनी इमेजिनेशन को, हम अपनी कल्पना को विस्तार दें तो अद्भुत रूप से हमारे सामने, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े संकेत कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां के दृश्य संकेत कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां के वायुमंडल से, आसमान से, या उनकी मंगल की सरफेस पर जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, तो क्यूरोसिटी और परसेवरेंस रोवर ने जो जो दृश्य हमें दिखाए हैं, उसके आधार पर हम बहुत से ऐसे बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें संकेत करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके सामने जो मैंने पिछले एपिसोड में रखी कि अगर सौर मंडल के जन्म और विकास की बात करें तो सबसे पहले हमें मंगल जैसे ग्रहों, वीनस और इसके अलावा सौर मंडल के कई चंद्रमा है, प्लूटो है, उनके बारे में अगर सोचना शुरू करें,
क्योंकि अगर मंगल के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि वह नीला नीला ग्रह था, तो दूसरे ग्रह भी इसी क्रम में विचार किए जाने जरूरी है। जैसे टाइटन है, सैटर्न का चंद्रमा है, इसी प्रकार से सैटर्न के भी और भी चंद्रमा है जिन पे विचार किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जुपिटर के कई चंद्रमा है, बृहस्पति ग्रह के आयो कैलिटो, यूरोपा, गैनीमेड, और इसी प्रकार से यूरेनस, नेपच्यून के भी कई चंद्रमा है। अगर सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं को, सभी ग्रहों को एक कंपेरेटिव तरीके से विचार किया जाए, उन पे विचार, उनका कंपैरिजन किया जाए, ना केवल मास, ना केवल रेडियस, ना केवल ग्रेविटी, ना केवल मैग्नेटिक फील्ड, सारी बातों को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से उनको कंपेयर करें। और केवल सौर मंडल ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के तारामंडल है, आसपास के जो सौर मंडल की तरह दूसरे तारामंडल है, उनमें जो ग्रहों का पता चल रहा है। क्योंकि ऐसे कई अभियान हैं जिनसे दूसरे तारामंडलों के ग्रहों के बारे में, गैर दानव ग्रह हो, चाहे रॉकी ग्रह हो, टेरेस्ट्रियल ग्रह हो, ऐसे कई ऐसे ग्रहों के बारे में जानकारियां मिल रही है। तो साथियों, आज मैं जो आपके सामने जो एक अलग तरह की सोच जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो एक अलग तरह की कल्पना है, वो कल्पना हकीकत में बदल सकती है। और मैं ये दावा करता हूं, अगर मेरी ये बात सच होगी तो आपके सामने विज्ञान की दुनिया एक नया रूप सामने आएगा। तो साथियों, ये नई बात क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मंगल अगर पृथ्वी जैसा था तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, तो फिर पृथ्वी कैसी थी? क्या किसी ने ये बात सोची? क्या किसी ने एक बात पर ध्यान दिया, गौर किया इस बात पर कि अगर मंगल जो है वो पृथ्वी की तरह का एक ग्रह था, इसका मतलब स्वाभाविक रूप से उसका रेडियस डायमीटर ज्यादा था, उसकी त्रिज्या ज्यादा थी, उसका डायमीटर यानी व्यास ज्यादा था, उसका मास भी ज्यादा था, उसका फिर आप और आगे बढ़े, ग्रेविटी का मान भी ज्यादा था, और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। और इसको अच्छी तरह से अगर हम बैक में जाएं, बैक का मतलब ये है कि आज हम पृथ्वी को जिस रूप में देख रहे हैं, कभी मंगल ऐसी स्थिति में था, या फिर हम ये सोचें कि मंगल ग्रह जो है अगर आकार में बड़ा था, द्रव्यमान ज्यादा था, ग्रेविटी ज्यादा थी, और मैग्नेटिक फील्ड भी पावरफुल था, और इस तरह से बड़े साइज में था, और दूसरे ग्रहों के, सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की क्या हालत रही होगी? दूसरे ग्रहों का मतलब ये है कि हमारे सौर मंडल के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, गैर दानव ग्रहों की क्या स्थिति रही होगी, उनके चंद्रमाओं की क्या स्थिति रही होगी, प्लूटो और उसके चंद्रमा सीरस की क्या स्थिति रही होगी, वीनस की क्या स्थिति रही होगी, और मरकरी की भी क्या स्थिति रही होगी, पृथ्वी कैसी रही होगी। अगर पृथ्वी के बारे में उस समय के दौरान जब वीनस क्या जब मार्स इतना बड़ा था, साइज में बड़ा था, आकार में बड़ा था, जिस तरह से पृथ्वी अभी वर्तमान आकार में है, तो अगर उस समय मंगल भी इस साइज में था तो फिर पृथ्वी कैसी थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में ना लें। कि अगर हम सोचें कि बैक में जाते हुए कि हमारी ये पृथ्वी जिस समय मंगल पृथ्वी जैसा था, तो उस समय पृथ्वी भी सुपर आर्क थी। सुपर आर्क का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी का साइज बड़ा था, पृथ्वी की ग्रेविटी का मान भी ज्यादा था, और पृथ्वी पर और ज्यादा बातें सोचें तो ग्रेविटी का मान ज्यादा और मैग्नेटिक फील्ड भी
पावरफुल था और इसका मास ज्यादा था। तो पृथ्वी एक सुपर आर्ट थी। ये एक सोचने का करने का बिंदु है। तो मंगल के बारे में थोड़ा और विचार करें कि मंगल पर बैक में जाए तो ऐसा पतन क्यों हुआ, मंगल ऐसी स्थिति में कैसे आया। क्या खगोलीय स्थितियां बदली, क्या खगोलीय पोजीशन, जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है वो चेंजेस होती गई इसके कारण, या वहां की जलवायु वातावरण में बड़ा भारी उलटफेर हुआ। तो हम जो प्रिडिक्शन करना चाहते हैं पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, तो हम सबसे पहले तो मंगल के पास्ट की बात करते हैं। मंगल भूतकाल में कैसा था उसके बारे में बात करना चाहते हैं। यानी कि अगर बैक में जाए तो एक समय मंगल पर जीवन था, मंगल पर मनुष्य थे, मंगल पर पेड़ पौधे थे, प्राणी थे, वनस्पतियां थी और रेगिस्तान भी थे, और मंगल पर महाद्वीप भी थे, मंगल पर महासागर, महाद्वीप सभी थे। इसके साथ साथ हम और बातों पर विचार करें, ग्लेशियर थे और ध्रुवों पर बर्फ थी, और जिस प्रकार से पृथ्वी पर हम देख रहे हैं ऐसे अनेक चीजें अगर हम बैक में जाएं तो हमें सोचने को मजबूर करती है कि देखिए उस समय क्या भौगोलिक, क्या खगोलीय स्थिति मंगल की रही होगी, यानी जियोलॉजिकली मंगल कैसा था और एस्ट्रोनॉमिकली उसकी क्या पोजीशन रही होगी। तो हम बैक में जाएं तो हमें अद्भुत बातें हमारी कल्पना की दुनिया में आती है, हमारे दिमाग में ऐसी बड़ी ही रोचक बातें आती है जब हम बैक में जाने की बात करते हैं। क्योंकि पृथ्वी थोड़ी बड़ी थी और मंगल भी थोड़ा बड़ा था और जुपिटर, सैटर्न ये भी बड़े साइज में थे। बैक में जाए तो सूर्य भी थोड़ा बड़ा आकार का तारा था, और इस तरह से हम वीनस के बारे में सोच सकते हैं, मरकरी के बारे में सोच सकते हैं, और हम सौर मंडल के एक नए वातावरण को सोचने को प्रेरित होते हैं कि सोलर वेदर कैसा था। इस प्रकार से हम ये भी सोचेंगे कि अगर मंगल पर ये सब चीजें थी कि मंगल पर जीवन था और मंगल के लोग एलियंस बन के और वहां पे अंतरिक्ष युग आया, वहां पर भी क्या है कि आदि मानव पहले थे और आदि मानव से फिर वो विकसित हुए, और वहां पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, वहां पे जियोलॉजिकली क्या चेंजेस हुए होंगे और बायोलॉजिकली क्या, जैविक रूप से क्या परिवर्तन हुए होंगे, वह मानव का विकास कैसे हुआ होगा, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। यानी मंगल पर जीवन जो अस्तित्व में आया वो किस तरह से आया, पहली बात, और किस प्रकार से वहां डायनासोर का भी युग रहा होगा। तो वहां पे क्या डायनासोर रहे हैं, क्या वहां पे जो आज हम यहाँ पे शेर, भालू और अनेक प्रकार के जीव जंतु और गाय और ऊंट और हाथी और ऐसे देख रहे हैं, क्या मंगल पर ऐसा कुछ था? क्या वहां पे मंगल पर ऐसे जीव जंतु थे? क्या मंगल पर इस प्रकार से ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया सब थे? तो हमें ये सब बातें बारीक बारीक बातें सोचे हम, क्या मंगल में ये सब चेंजेस कैसे हुए। तो जीवन का विकास एक कोशिकीय जीव से किस प्रकार से आगे होता गया, ये एक बहुत ही रोचक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें सामने आती है। क्योंकि हम ये सब बातें क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जो नासा के परसेवरेंस रोवर ने जो दृश्य दिखाए हैं, जो क्यूरोसिटी ने जो दृश्य दिखाए हैं, चित्र दिखाए हैं, उनके आधार पर हम कह रहे हैं, हम ये सारी कल्पना कहां से आ रही है। जो अब तक मंगल पर जो अभियान गए
उनसे जो चित्र और वीडियो और वहां के जो चट्टाने हैं, उनको जो विश्लेषण करने के बाद में, उनको एनालिसिस करने के बाद में, उन चट्टानों में जो केमिकल है और वहां पे पानी के जो निशान दिखाई दे रहे हैं, वहां पे चट्टानों के जो शेपिंग है, उनकी आकृति है, उनसे पता चल रहा है वहां पे पहाड़ों की। तो जोजेरो क्रेटर में जहां पे वो क्यूरोसिटी रोवर घूम रहा है, उसने जो दृश्य दिखाए हैं या दूसरे स्थानों के दृश्य दिखाए हैं, तो मंगल के बारे में इतने चित्र और इतने वीडियो अब तक आ चुके हैं कि दुनिया के अनेक लोग ये मान रहे हैं कि निश्चित रूप से मंगल कभी आबाद रहा होगा, नीला हरा भरा ग्रह रहा होगा, बड़ा ही शानदार वहां पे वातावरण रहा होगा, ऐसा वो सोचते हैं। वहां भी क्या है कि आदि मानव से विकास हुआ और इंसान जैसा एक मनुष्य वहां पे भी, मनुष्य जैसा प्राणी भी वहां पे रहा होगा, और वो विकसित होता होता सभ्य मानव, और इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान तरक्की की, वहां पे फिलोसोफर, दार्शनिक, साहित्यकार, राजनीतिक, सब कुछ रहा होगा। हम और आगे बढ़े कि वहां पे ज्ञान विज्ञान विज्ञान की बड़ी बड़ी खोजें भी हुई होगी। सोचने की बातें कल्पना करते रहिए। तो अब कल्पना करते करते हम सोचते हैं कि वहां पे तकनीक और अंतरिक्ष का युग आया होगा, वहां पे अंतरिक्ष युग आया, और वहां पे राजनीतिक विषमताएं, सामाजिक वहां का समाज बना होगा। वो समाज धीरे धीरे आगे विकसित होते होते मनुष्य, और उन्होंने क्या है कि उसी तरह से पॉल्यूशन क्रिएट किया होगा, जिस तरह से हम पृथ्वी पर देख रहे हैं। पृथ्वी पर जो हम जो राजनीतिक, सामाजिक, इकोनॉमिकली सब कुछ चेंजेस देख रहे हैं, वो सब मंगल पर रहा होगा। तो मंगल पर ये सब अगर रहा है, आप सोचिए कि मंगल पे जो सामाजिक क्रांतियां हुई, राजनीतिक क्रांतियां हुई, वैज्ञानिक क्रांतियां हुई, वहां पे इंसान जैसे प्राणी, उन्होंने आपस में खूब युद्ध भी हुए होंगे, और इसके साथ साथ वहां पे अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा का दौर आया होगा। इस तरह से मंगल पर क्या स्थितियां रही होंगी। और जब जब हम ये सोचते हैं कि पृथ्वी जैसा था, तो पृथ्वी जैसा था तो पूरी बातें सोचिए और बातें सोचते रहिए। तो अगर पृथ्वी जैसा था तो वहां पे पॉल्यूशन कैसे होने लगा, कैसे वहां पे खा, खाद्य पदार्थों में, वातावरण में, और इस प्रकार से जीवन में, इस प्रकार से हर क्षेत्र में इस प्रकार से क्या है कि विषमताएं पैदा हुई होगी। इसी कारण से मंगल का अंत हुआ। इसके अलावा भौगोलिक चेंजेस और खगोलिक चेंजेस को भी हमें महत्व देना होगा, क्योंकि खगोलिक स्थितियां बदली और भौगोलिक स्थितियां बदली, उसके साथ साथ केवल इंसान कारण नहीं माना जा सकता। केवल एक मंगलवासी किस प्रकार से क्या है कि अपने ग्रह को बर्बाद करते गए, केवल ये नहीं माना जा सकता कि मंगल के वहां के मनुष्यों ने वहां पे क्या है कि खूब गंदगी फैलाई, खूब वहां पे विषमताएं पैदा की, राजनीतिक मतभेद हुए, सामाजिक मतभेद हुए। इस तरह से इकोनॉमिकली वो डाउनफॉल होते गया। इस तरह से वो धीरे धीरे आगे जाते जाते पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार से जैव विविधता खत्म होती गई। इस प्रकार से धीरे धीरे सारा सारा जो मंगल ग्रह है, जो पहले नीला ग्रह था, जहाँ पे कीट जंतु, हरियाली और सब कीट पतंगे और प्रकृति वहां पे बहुत ही शानदार थी। वहां पे जंगल थे, वहां पे रेगिस्तान थे, वहां पे हरियाली थी, वहां पे फल फूल पेड़ पौधे सब थे, सब कुछ था। एक अच्छा समाज था वहां पे, और वहां मानव जैसा प्राणी जो सभी प्रकार के आनंद लेकर के, यानी कि वहां के मानव ने भी खूब तरक्की की, दार्शनिक हुए, राजनेता हुए, समाज सेवी हुए। वहां पे अनेक प्रकार के आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि जो हम पृथ्वी पर आज देख रहे हैं, या जो पृथ्वी में अतीत में हुआ, वो सब कुछ मंगल पर था। और ये सब हम कल्पना क्यों करें, क्यों ऐसा सोचें? ये सोचने का कारण ये है क्योंकि मंगल के बारे में जो सूचनाएं आ रही है, जो जानकारियां आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो चित्र आ रहे हैं, और जो वीडियो हमारे दिखाए जा रहे हैं,
आज सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो जो देख रहे हैं, मंगल के चित्र देख रहे हैं, वहां की धरती को देख रहे हैं, वहां पे साइक्लोन आ रहे हैं, वहां पे रेतीले पहाड़ है, वहां पे चट्टाने हैं, वहां पे पानी के निशान है, वहां पे क्या है कि धुओं के आसपास जो बर्फ बताई जाती है। इस प्रकार से हम मतलब क्या है कि आप उन सभी चित्रों और वीडियो को देख करके आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो हमारे पृथ्वी पर हम जो देखते हैं पहाड़ है, वैसे ही पहाड़ है, वैसे ही पानी के निशान है, वैसे ही रेत के पहाड़ है, और वैसे ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वहां पे जो जो चीजें हमें एकदम नेचुरल स्वाभाविक रूप से हमें ऐसा लगता है जैसे वो पृथ्वी की जैसी दुनिया थी। मतलब क्या है कि सब कुछ पृथ्वी जैसा ही था, यानी वहां पे भी आदि मानव रहा होगा, वहां पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो साथियों, कल्पना की को रोकिए मत, आप इमेजिनेशन को मैं क्षमा चाहूंगा साथियों से, अपने मित्रों से कि मैं थोड़ा कल्पनाशील हूँ और अपनी बात को कहने के लिए आपको कल्पना लोक में ले जा रहा हूँ। हो सकता है ये पूरी कल्पना हो, आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कल्पना करनी चाहिए। देखिए, आप आगे बढ़े कि मंगल में जो जो चेंजेस हुए, पहले उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या पृथ्वी की तरह उत्पत्ति हुई? क्या 4.6 बिलियन वर्ष पहले, 4.6 अरब साल पहले जो सौर मंडल का जन्म और विकास की नेबुलर हाइपोथेसिस बताई जाती है, क्या उस प्रकार से मंगल की उत्पत्ति हुई? क्या मंगल के चंद्रमा भी इसी प्रकार से बने, किसी सिया नाम के ग्रह के टकराने से? और मैं समझता हूं कि मैं इससे असहमत हो रहा हूं कि मंगल की उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई, ना ही मंगल के चंद्रमा जो फोबोस डेमोस जो दो चंद्रमा है, मैं नहीं मानता कि वो चंद्रमा इस प्रकार से उत्पन्न हुए। मैं क्यों नहीं मानता, इसका कारण मैं आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए साथियों, कि मंगल में जो जो चेंजेस हुए, जो जो परिवर्तन हुए, जो जो समय के अनुसार खगोलीय स्थिति बदली, भौगोलिक स्थिति बदली और उसके आकाशीय स्थिति बदली, और आप सोचिए कि उसके जैविक और उसके जो सभी परिवर्तन हुए, वह जीवन अस्तित्व में कैसे आया, कैसे वहां पे जीवन प्रथम बार एक कोशिका से विकसित होता हुआ बहुकोशिका से इस तरह से जीवन एक शानदार और अद्भुत रूप से सामने आया। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो जैव विविधता और जो जैविक वातावरण हम अपने पृथ्वी ग्रह पर देख रहे हैं, आज से पृथ्वी में 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, 50 करोड़, 1 अरब साल पहले, इस तरह से हम बैक में जाए तो मंगल के बारे में भी बैक में जाइए कि आप जैसे सोचते हैं कि यहाँ पेंजिया था और पेंजिया जो है वो ब्लैक हुआ और इस प्रकार से अलग अलग महाद्वीप बने और पृथ्वी पर पानी जैसे जो है एस्टेरॉयड से आया, तो इसी प्रकार से क्या मंगल पर भी पानी एस्टेरॉयड से आया? क्या वहां पर भी भौगोलिक टेक्टोनिक हलचल हुई और कॉन्टिनेंट ब्लैक हुए? क्या वहां पर भी कोई सुपर कॉन्टिनेंट था? सोचिए, विस्तार दीजिए अपनी कल्पनाओं को, आप विशाल विराट रूप से सोचिए, आप अपनी कल्पनाओं को रोकिए मत, विराट रूप दीजिए। क्या मंगल क्या इस तरह से था कि वहां पे फाल्ट हुए, फोल्ड हुए, सिमिलर, यानी फाल्ट फोल्ड और टेक्टोनिक हलचल हुई, ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन और डाइवर्जेंट प्लेट मोशन, और धीरे धीरे पानी सब सूख गया और इस प्रकार से पानी क्या है कि पाताल में चला गया। या आप सोचिए कि वहां पे पानी का विशाल मात्रा थी और धीरे धीरे वो पानी की विशाल मात्रा कम होती गई। क्यों होती गई? पृथ्वी पर भी पानी कम होता जा रहा है, क्या अंतरिक्ष में जा रहा है पानी? मेरा मानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण पानी की मात्रा कम हो रही है।
इसके अलावा मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि मंगल में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां मंगल एकदम पृथ्वी जैसा नीला ग्रह था। वहां पे जो जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, स्पेस रूप से, टेक्नोलॉजी रूप से, सब दृष्टिकोण से सोचिए, पृथ्वी पर जिस तरह से आप अपनी कल्पनाओं को विशाल और विराट बनाते हैं, इसी तरह से मंगल के बारे में सोचिए कि मंगल कैसा रहा हो। आप अपनी कल्पनाओं को इस तरह से सोचिए कि जो वीडियो और जो चित्र ये अभियान दिखा रहे हैं, नासा के अभियान दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि रूपांतरण हुआ, कन्वर्ट हुआ, यानी कि मंगल धीरे धीरे उसकी रेडियस चेंज हुई, उसकी ग्रेविटी चेंज हुई, उसकी मास चेंज हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो क्या जैसे भूवैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी एक्सपेंड हो रही, क्या मंगल भी एक्सपेंड होता गया? ऐसा तो नहीं है। तो क्या मंगल में चेंजेस जो हुए भौगोलिक रूप से देखें और एस्ट्रोनॉमिकल रूप से भी देखें, तो मंगल जो है, जो मंगल की ऑर्बिट है, जिस कक्षा में वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है चौथे ऑर्बिट में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन हुआ? क्या उसकी एपोजी और पेरिजी में कुछ परिवर्तन हुआ? क्या उसकी आकाशीय स्थिति में बदलाव हुआ? क्या उसकी खगोलीय स्थिति में बदलाव हुआ? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विविधताओं से भरे हुए इस सौर मंडल के मंगल ग्रह के बारे में हम सोच सकते हैं। अभी आपको तो एक बात यहीं तक कि हम नहीं कह रहे, जब सौर मंडल का ये ग्रह जिस समय नीला था और सभी तरह से समृद्ध था, सभी तरह से आबाद था, तो आप सोचिए उस समय पृथ्वी जैसे ग्रह की क्या स्थिति थी, वीनस की क्या स्थिति थी, मरकरी की क्या स्थिति थी। मैं केवल खगोलीय बात नहीं कह रहा हूँ, भौगोलिक रूप से भी मैं कह रहा हूँ। तो इसके साथ साथ जुपिटर के और उसके चंद्रमा कैसे थे, सैटर्न और उसके चंद्रमा कैसे थे, यूरेनस और नेपच्यून के चंद्रमा कैसे थे। तो हम पूरे सौर मंडल के बारे में सोचते हैं कि हमारा सौर मंडल जो है वो पहले बड़ा था। मैं आपको जो चित्र दिखा चुका हूँ, हालांकि दोबारा फिर दिखा देता हूँ। ये चित्र मैंने आपको अनेक बार दिखाया है और मैं इस चित्र को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, तो हमारा जो सूर्य भी है उस समय बड़ा आकार का था, और बैक पे जाते जाए, ये देखिए ये वाला चित्र, ये पीले रंग का, ये देखिए सूर्य सिकुड़ता हुआ सिकुड़ता चला गया। हमारा जो सौर मंडल है, इसको थोड़ा पास कर रखा हूँ। देखिए हमारा जो सौर मंडल है वो बड़े भीमका आकार में था, इससे इसको ऊपर रखा। तो हमारा जो सौर मंडल है वो इससे से बड़े आकार में, बड़े साइज में था, मतलब छोटे से बड़े आकार और बड़े आकार और बड़े आकार, बैक में जाते जाए। मंगल बड़ा था तो पृथ्वी भी बड़ी थी, पृथ्वी और बड़ी थी, मंगल और बड़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है सुपर आर्थ थी, मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से और बड़ी थी नेपच्यून थी, मंगल और बड़ा था। तो हम इस तरह से बैक में जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें नए तरीके से सोचना होगा, नए सिरे से सोचना होगा। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि 4.6 अरब वर्ष पहले मंगल का या पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ, या सौर मंडल का जन्म और विकास नहीं हुआ। क्योंकि पृथ्वी बड़ी थी तो और बड़ी थी, सुपर आर्थ थी, मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से नेपच्यून थी, नेपच्यून से और मिनी यूरेनस, मिनी यूरेनस से और बड़ी। उस समय मंगल की स्थिति क्या थी? आप हैरान हो जाएंगे कि मंगल पर जब हरा भरा नीला ग्रह था और जीवन था, सब कुछ था, उस समय सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की क्या स्थिति थी? कभी आपने सोचा? कभी आपने ध्यान दिया?
कि उस समय जुपिटर कैसा था, सैटर्न कैसा था, और पृथ्वी के बारे में मान लो सोचे तो सुपर आर्थ थी, मिनी नेपच्यून थी, नेपच्यून जैसी थी, और वीनस भी क्या है कि बड़े आकार का था। आप संपूर्ण सौर मंडल के बारे में सोचिए, केवल मंगल पर केवल फोकस मत रखिए। अगर मंगल पृथ्वी जैसा था तो फिर पृथ्वी कैसी थी, वीनस कैसा था, मरकरी कैसा था, और सौर मंडल के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून कैसे थे, प्लूटो कैसा था। तो बैक पर जाने पर आप किस तरह का चित्र सोचने लगते हैं, आप ऐसा सोचने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा सौर मंडल किस तरह से, और सूर्य बड़े आकार का था और बड़े आकार का था, भीमका आकार का था। बैक पे जाते जाते हालत ये हो जाती है कि हमारा जो ये मंगल है, जो ग्रह है, वो जब पृथ्वी जैसा था तो पृथ्वी जो है एक भीमका सुपरा थी, कैप्टर ग्रह थी, और जुपिटर एक तारे जैसा था, और सैटर्न भी एक तारे जैसा था। यानी कि हमारे सौर मंडल में सूर्य तो तारा जो था वो था ही, साथ में जुपिटर भी तारा और सैटर्न भी तारा था, और दूसरे ग्रह जो है वो गैर दानव ग्रह थे। अब आप हैरान हो जाएंगे कि दृश्य बदल गया है। अब दृश्य कैसा दिख रहा है अब आप सोचिए कि ये दृश्य एक नए रूप में आ रहा है आपके सामने, कि हमारा भीम का सोलर सिस्टम जो है एक बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह था। हमारा बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह ये जो सौर मंडल था, तो मंगल पर रोशनी किधर से आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, प्रकाश गिर रहा था, और मंगल पर प्रकाश तीन चार तरफ से गिर रहा था और चेंजेस हो रहा था। बड़े सोचने की बात है कि उस समय दिन रात कैसे हो रहे थे फिर। तो अगर अगर हमारे इस गैलेक्सी में देखें तो खगोल शास्त्रियों ने कई ऐसे तारामंडल भी पता किए हैं जिनमें 2 तारे या 3 तारे या 4 तारे ऐसे तारामंडल मिले हैं, और कहीं पे डिम होते हुए तारे हैं। तो बड़े ही रोचक और इंटरेस्टिंग बातें आने लगती है जब हम बैक में जाते हैं, और हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे इस सोलर सिस्टम का निर्माण नेबुलर हाइपोथेसिस से नहीं हुआ। जो ये बताया जाता है ना, नेबुलर हाइपोथेसिस, इसके द्वारा नहीं हुआ। सूर्य की उत्पत्ति गैस धूल कणों के बादल से नहीं हुई, ना ही ग्रहों की उत्पत्ति गैस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, एक ग्रह दूसरे ग्रह में, एक तारा दूसरे तारे में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम रूपांतरण की थ्योरी को सपोर्ट करें या नेबुलर हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें? तो आप साथियों सोचिए कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इस तरह के चित्र, ये इस तरह के चित्र कि एक तारा ठंडा होता जा रहा है, इस तरह से सूर्य बन जाता है, इस तरह से सूर्य का भविष्य इस प्रकार से क्या है, गैर दानव ग्रह है। ये देखिए, ये कन्वर्ट, मतलब सूर्य जो है वो धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट हो रहा है इस प्रकार से। गैर दानव ग्रह हॉट जुपिटर में, हॉट जुपिटर भी पहले क्या थे, तारे थे। तो आप सोचिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो वास्तव में हकीकत में कैसा रहा होगा अतीत में। यानी 4.6 अरब साल वाली बात तो हम भूल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम के बैक में जाने पर हमें ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, पृथ्वी बड़ी थी, मंगल भी बड़ा था, जुपिटर और बड़ा था, सैटर्न भी बड़ा था, मरकरी और वीनस भी बड़े थे। अरे बैक में और जाइए बैक में, थोड़ा और जाइए, आप हैरान हो जाएंगे कि हम इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस जैसी कोई थी नहीं, कुछ ऐसी कल्पना जो की गई कि गैर धूल कणों का बादल इकट्ठा, उसमें ग्रेविटी कोलैप्स हुई और इस प्रकार से वहां एस्ट्रॉइड इस प्रकार टकराते इस प्रकार से पृथ्वी बन गई, दूसरे ग्रह बन गए। ये क्या हो गया? ये सारा बदल गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट होने से, एक ट्रांसफॉर्म होने से एक ग्रह दूसरे ग्रह में बदला, एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा में बदला,
एक तारा दूसरे तारे में बदला। और इस प्रकार से हम एक इस बात को सोचने के लिए बहुत ही मजबूर हो जाते हैं कि हकीकत में ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी कितनी सॉलिड है, कितनी मजबूत है। मतलब आप रूपांतरण के अनुसार अगर सोचें तो फिर आपके सामने एक नई, मैं आपको ये चार्ट दिखा चुका हूं तो साथियों, लेकिन मैं अभी वर्तमान प्रसंग के अनुसार मुझे ये चार्ट दोबारा दिखाना पड़ रहा है। आप देखिए इस चार्ट को दिखाने का मकसद क्या है, क्योंकि हम मंगल के बारे में सोच रहे हैं ना, इसलिए मैं ये चार्ट दोबारा दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट मैं आपको इसलिए दोबारा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हम मंगल ग्रह के बारे में, अब आप सोचिए चार्ट के अनुसार अगर हम सोचे कि मंगल से पहले वीनस, वीनस से पहले आज से पहले सुपर आज से पहले मिनी नेपच्यून, नेपच्यून से पहले मिनी यूरेनस, मिनी यूरेनस से पहले यूरेनस, यूरेनस से पहले, इस प्रकार से बैक में जाते जाए और फिर आपके सामने दृश्य आने लगेगा। हम देखेंगे कि हम सोचेंगे कि देखिए ये तो कन्वर्ट होने से सारे आकाशीय पिंड बने। मतलब सूर्य का जन्म जो कैसे हुआ और सूर्य का भविष्य क्या है, ये सारी बातें हमारे सामने आने लगी। एक तारे का भविष्य क्या होता है, एक ग्रह का भविष्य क्या होता है, ये इस चार्ट के अनुसार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, ये चार्ट आपको जो दिखा रहा हूं इस पे आप पूरा विचार करें, सोचिए कि अगर ये चार्ट देखिए, this is real story, birth of a black hole and it converts in different stars, sun, gas giant, rocky terrestrial planets, and then moons and comets, asteroids, and finally breaking in meteorites and dissolve in the dark matter and dark energy ocean of the universe. सबसे पहले एक ब्लैक होल बना और ब्लैक होल से फिर ब्रह्मांड के ऑसिलेशन से ब्लैक होल बना, फिर ब्लू स्टार में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार, अलग अलग मास, रेडियस, और इस प्रकार से फिर वो व्हाइट ब्लू स्टार में, फिर वो व्हाइट स्टार में, फिर येलो व्हाइट स्टार में, फिर येलो स्टार में, फिर इस तरह से और आगे बढ़िए ऑरेंज स्टार में, फिर रेड स्टार में, फिर हॉट जुपिटर से जुपिटर, फिर हॉट सैटर्न, फिर मिनी सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर मिनी यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर मिनी नेपच्यून, फिर आर्क, सुपर आर्क, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर प्लूटो और फिर मरकरी, और इस प्रकार से गैनीमेड जैसे चंद्रमा, और इस प्रकार से मून, इस प्रकार से कॉमेट और एस्ट्रॉइड। और से हम देखते हैं कि एस्ट्रॉइड से फिर मेटेरियल्स में ब्रेक होकर के फिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ओशियन में ये घुल जाते हैं। साथियों, कितनी रोचक कहानी बता रहा हूं कि कन्वर्ट होने से क्या क्या सामने आता है। तो किसी ने इस दिशा में विचार ही नहीं किया कि कन्वर्जन से आकाशीय पिंड बनते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग बातें सामने आती। पानी कहां से आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और महाद्वीप और महासागर कैसे बने, और साथ में क्या है कि पानी समाप्त कैसे होगा, जीवन समाप्त कैसे होगा, और साथ में ये मंगल ग्रह के द्वारा हम बहुत ही शानदार तरीके से हम इस पर विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो आपको बताऊं कि जिस तरह से हमने एक नेबुला हाइपोथेसिस की कल्पना की थी कांट और लाप्लास ने, उसी तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति और उनका अंत, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की संपूर्ण प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो साथियों,
मंगल अगर एक समय पृथ्वी जैसा था तो पृथ्वी कैसी थी, ये प्रश्न ही आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसका जवाब मिलेगा कि उस समय मंगल जो था आज से 1 अरब साल पहले, 2 अरब साल पहले, मतलब आप सोचेंगे कि पृथ्वी पर जो जो इयोन और ईरा थे, जो हम जियोलॉजिकली हमसे विचार करें कि 1 अरब साल पहले कैसा था, 2 अरब साल पहले कैसा था, 5 अरब साल पहले कैसा था, तो सारी बातें बदल जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि पृथ्वी का जन्म जो जिस तरह से सोचते हैं, केवल पृथ्वी के जन्म के बारे में क्यों सोचते हैं, सौर मंडल के सभी आकाश के पिंडों, चंद्रमाओं, गैर दानव ग्रहों, लौकिक ग्रहों, सभी के जन्म की बात करें तो हमने केवल क्या है कि एक नेबुलर हाइपोथेसिस को यहीं तक की ला करके क्लोज कर दिया कि आकाशीय पिंड टकराते गए, इस प्रकार से एक्रीशन में पदार्थ के टकराने से, एस्ट्रॉइड के टकराने से इस तरह से ग्रह बनते गए, क्षुद्र ग्रहों के टकराने से ग्रह बनते गए। लेकिन ये हाइपोथेसिस गलत है और हमें हमें जब हम मंगल की बात सोचते हैं ना तो बहुत से बातें उनका जवाब सामने आने लगता है। तो मैंने आपके सामने एक विशाल विराट कल्पना की दुनिया खड़ी कर दी है। आप सोचिए कि ये तो केवल मात्र आपके सामने मंगल और पृथ्वी की बात तक ही हमने जवाब दिया। अभी बहुत सी बातों का जवाब आएगा कि गैलेक्सियां कैसे बनी और गैलेक्सी और तारे कैसे बने और इतने खरब अरब खरब तारे, अनगिनत तारे वो कैसे बने। तो इसके साथ साथ ब्रह्मांड में सृजन कैसे होता है, कैसे तो क्रिएशन होता है और कैसे डेस्ट्रक्शन होता है, सारी बातें बदल जाएगी। हम बिग बैंग और बिग क्रंच की बात को एक नए रूप में देखेंगे। जैसे रोजर पेनरोज कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग से पहले जो इस प्रकार से यूनिवर्स जो था वो इस प्रकार से कॉन्टेक्ट होता है और फिर वापस एक्सपेंड होता है। तो हम एक नए तरीके से सोचेंगे कि ब्रह्मांड में कैसे एक ब्लैक होल बनता है, यानी कि सूर्य का भविष्य ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार नहीं है। इससे आपके सामने मैंने जो इस कल्पना का परिणाम बताया कि अगर हम ऐसे सोचेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। तो साथियों, आज जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि अगर मंगल पृथ्वी जैसा था तो पृथ्वी कैसी थी, और पृथ्वी अगर ऐसी थी, सुपर आर्थ थी, और पृथ्वी सुपर आर्थ थी, तो आप सोचिए। अब एक नया दृश्य और बताता हूं आपको कि मान लिया कि मंगल पर नीले ग्रह का था और वहां पे जीवन था, तो एलियंस कहां से आए, कैसे सौर मंडल के दूसरे चंद्रमा और जैसे टाइटन है जो जहां पे मैथेन की झीलें बताई जाती है, कैलिप्सो यूरोपा गैनीमेड है। अब आप सोचिए कि जिस तरह से अगर हम जिस समय मंगल पर जीवन था, सब कुछ था, और इस प्रकार से वहां पे तरक्की होते होते अंतरिक्ष युग आया और स्पेस और टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा में वो दूसरे ग्रहों पे जाने लगे, आसपास के आकाशीय पिंडों की ओर जाने लगे, तो पृथ्वी पर भी आए होंगे। उस समय यहाँ पे क्या था? अब सोचने की बात यह है कि जिस समय मंगल पर मंगलवासी यानी मंगल के एलियंस बन के वो निकले और वो चंद्रमा वो क्या हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़े, उसमें पृथ्वी पर कैसा युग चल रहा था। और पृथ्वी पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। देखिए कि पृथ्वी पर उस समय कौन सा युग था। तो निश्चित रूप से कई जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ इतिहास के लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर एलियंस जरूर आए। अरे वो एलियंस फिर कहां से आए होंगे? मंगल से आए होंगे या जुपिटर के चंद्रमा से या सैटर्न के चंद्रमा से आए होंगे या नेपच्यून के चंद्रमा टीटन से आए होंगे। तो आप सारे सौर मंडल कंप्लीट सोलर सिस्टम की एक सिस्टमेटिक कंपेरेटिव स्टडी कीजिए
और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कंपेयर करने पर हमें अद्भुत रूप से आपके सामने एक दृश्य सामने आने लगते हैं कि मंगल एक आबाद ग्रह था। अभी तो वो पूरा एकदम आपके सामने दिख रहा है, एकदम बर्बाद जैसा लगता है, वीरान जैसा लगता है, वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन एक समय हरा भरा नीला था। उस समय पृथ्वी पर जब वहां के लोगों ने अंतरिक्ष और तकनीक की दुनिया में बहुत तरक्की की, तो वो दूसरे आकाशीय पिंडों ग्रहों की तरफ बढ़े, चंद्रमाओं की तरफ बढ़े, और वो पृथ्वी पर भी आए। और वहां यहाँ के लोगों के साथ में उन्होंने क्या क्या हरकत की होगी, क्या क्या उन्होंने यहाँ पे हलचल की होगी, ये सोचने की बातें हैं सारी। तो पृथ्वी पर अगर आए तो उस समय सोचे, उसमें पृथ्वी पर क्या चल रहा था? क्या डायनासोर का युग था, या हम ये समझे कि उसमें मनुष्य तरक्की करनी थी? यहाँ पृथ्वी पर भी क्या है कि एक विकास हो चुका था, जिसमें मंगल बर्बाद हो रहा था, सब कुछ समाप्त हो रहा था, और मंगल के लोग एलियंस बन के चल रहे थे, और उड़न तस्त्रियों के रूप में हमारे इस ग्रह पर भी आए होंगे। तो ये सारी कल्पनाओं की दुनिया आपके सामने रख रहा हूं। ये इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। पहले तो आपने इतना नॉलेज बढ़ाया, इतना क्या है कि हमें क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर के द्वारा और अनेक अभियानों के द्वारा हमें चित्र बताए, हमें वहां के वीडियो बताए, वहां के भौगोलिक खगोलीय स्थिति बताई। तो अब हमारे दिमाग में आने लगा कि मंगल अगर ऐसा था, तो मंगल के अतीत में जाने पर हमें तो ये लगता है कि वहां से एलियंस आए होंगे। वो एलियंस हमारे पृथ्वी ग्रह पर आए होंगे। वो उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ के लोगों के साथ में क्या हरकत की, क्या हलचल की, यहाँ की धरती पर आकर के उन्होंने क्या क्या हरकतें की होगी। तो ये सब बातें बहुत ही रोचक होती है। आ, आ, मैं मित्रों से निवेदन करता हूँ, ये मेरी पूरी कल्पना कह सकते हैं आप, हो सकता है कि मेरी एक पूरी कल्पना हो, लेकिन मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ग्रहों का जन्म हुआ। ये इस आज के प्रोग्राम का परिणाम है, ना कि इम्पैक्ट के द्वारा, ना कि कॉलिजन के द्वारा आकाशीय पिंड बनते हैं। कोई भी चंद्रमा टक्कर से उत्पन्न नहीं होता, ना ही कोई ग्रह या कोई तारा या कोई भी। हकीकत में जो सृजन होता है, क्रिएशन होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। हमारा सूर्य कभी बैटल हुई जैसे युवा स्कूटी जैसे भीम का तारों के रूप में एक तारा था, और इस तरह से वो और बड़ा था, और बड़ा था, एक बहुत बड़े आकार में ब्लैक होल की तरह था। तो ब्रह्मांड में इस प्रकार से क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन का जो मैंने चार्ट बताया है, तो ये चार्ट मैं आपको, जो मेरे पीछे है, आपको बताया मैंने पूरा चार्ट। इस चार्ट को देखने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सी बातें। तो साथियों, ये आज का प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैंने रखा है, और इस तरह से आपको ये बताने का मैंने प्रयास किया है कि आज हम जो सौरमंडल में जो देख रहे हैं, वो अतीत में कैसा था, ये आपको एक कल्पना की दुनिया में मैं आपको लेके गया हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपके दृष्टिकोण से हो सकता है आप असहमत हो, सहमत भी हो सकते हैं। आपका क्या विचार है? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और बताएं कि अनिल कुमार धानवी ने जो जो बातें आपके सामने रखी है, उससे क्या आप एग्री है या डिसएग्री है। हो सकता है डिसएग्री भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एग्री हो। तो साथियों, ये आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको एक इमेजिनेशन, एक कल्पना जो हो सकता है कि वो रियल हो। तो धन्यवाद। आज का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपनी बात जरूर लिखें, क्वेश्चन जरूर करें। धन्यवाद।